एक्सचेंज रेट का आ गया हिस्सा। तो सर कल हम पढ़ रहे थे एक्सचेंज रेट क्या होता है। तो एक्सचेंज रेट रिफर्स टू द रेट एट द करेंसी ऑफ वन कंट्री इज एक्सचेंज फॉर करेंसी ऑफ अदर कंट्री। ठीक है सर, दैट वाज एक्सचेंज रेट। सर उसके बाद हम पढ़ रहे थे एक्सचेंज रेट के बारे में। हम एक्सचेंज रेट पढ़ रहे थे कि अगर एक डॉलर इज इक्वल टू 75 रुपीज चल रहा है और अगर उसको गवर्नमेंट $1 इज इक्वल टू 80 अपने आप हो जाता है, अगर ये अपने आप हो जाता है बाय ट्विन फोर्सेस ऑफ मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई, तो सर इसको डेप्रिसिएशन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? डेप्रिसिएशन। और $1 इज इक्वल टू अगर 60 रुपए हो जाता है ड्यू टू मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, तो बेटा इसको कहा जाता है एप्रिसिएशन। इसको क्या कहा जाता है बेटा? एप्रिसिएशन। ठीक है सर, एक डेप्रिसिएशन हो गया, एक एप्रिसिएशन हो गया। सर अगर सरकार खुद ही अपने $1 इज इक्वल टू 75 के रेट को $1 इज इक्वल टू 80 कर देती है, कौन करती है? अगर सरकार खुद ही करती, गवर्नमेंट जानबूझ के करती है, तो इसको बोला जाता है डीवैल्यूएशन ऑफ आवर ओन करेंसी। तो क्या सर ऐसा पाकिस्तान बहुत बार करता रहता है? हाँ बेटा, पाकिस्तान को करना पड़ता है क्योंकि उसको चाहिए कि अमेरिका अमेरिका उनकी सपोर्ट करे। तो उसके अलावा क्या इंडिया भी को भी ऐसा बहुत बार करना पड़ता है? हाँ बेटा, जब अपने को बहुत ज्यादा एफडीआई चाहिए और बाकी चीज चाहिए, तो क्या सर इंडिया को भी ये सब करना पड़ता है? तो आंसर इज यस, इंडिया को भी ये सब करना पड़ता है। दिस इज नोन एज डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। ठीक है सर, ये भी हमको समझ में आ गया। अब अगर बच्चों से आगे की बात करें, अगर बच्चों से आगे की बात करें, तो सर ये एक्सचेंज रेट डिसाइड कब हुआ और कैसे हुआ और क्या सिस्टम था? तो आज बच्चों को बड़ा मजा आने वाला है क्योंकि आज जो उनका टॉपिक जाने वाला है, सर सबसे पहले जो पुरानी टर्म था वो था गोल्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। एक्सचेंज रेट का सिस्टम था सबसे पहले गोल्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। इसका मतलब था जिस कंट्री के पास जितने गोल्ड के रिजर्व्स, जिस कंट्री के पास जितने गोल्ड के रिजर्व्स, वो कंट्री की करेंसी की वैल्यू उतनी ज्यादा। इसका मतलब सर करेंसी अगर आपको छापनी है तो उसके लिए आपके पास गोल्ड के रिजर्व्स होने चाहिए, कुछ हजारों करोड़ के गोल्ड के रिजर्व्स होने चाहिए ताकि आप करेंसी छाप सको। तो क्या सर ये एक्सचेंज रेट का सिस्टम हुआ करता था? हाँ बेटा। तो क्या होता था, अगर जो बच्चे अभी इस क्वारंटाइन में मनी हाइस्ट देख रहे हैं, तो अभी जो सेकंड तो सीजन 3 और सीजन 4 में दिखाया, तो पहले में तो क्या उन्होंने करा, जहाँ पे नोट छपते हैं वहां पे नोट छाप के चोरी कर ली। जो बच्चे मनी हाइस्ट देख रहे हैं उनके बारे में। और जो बच्चे दूसरा पार्ट सीजन 3 या सीजन 4 देखोगे, तो इन्होंने गोल्ड बेचारे पूरे स्पेन का गोल्ड ही पिघला दिया। अब गोल्ड पिघला दिया मतलब आप नोट छाप ही नहीं सकते हो। तो क्या सर हर कंट्री को कुछ ना कुछ की गोल्ड रिजर्व जरूरत पड़ती है? हाँ सर, इंडिया में भी रूल है कि 150 करोड़ ऑफ गोल्ड प्लस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। तो गोल्ड प्लस एफईआर होना चाहिए आपके पास, और टोटल होना चाहिए 200 करोड़, और 200 करोड़ में से 150 करोड़ का तो क्या होना चाहिए? गोल्ड। तो क्या सर ये रूल है? हाँ बेटा, ये रूल है आरबीआई का। तो सर जिस कंट्री के पास जितना ज्यादा गोल्ड होगा, उस करेंसी की वैल्यू, उस करेंसी का एक्सचेंज रेट उतना ज्यादा। तो गोल्ड वाज द कॉमन। अब इसमें क्या होने लग गया, बहुत लोगों को प्रॉब्लम आने लग गई। सब लोग, सारी कंट्री बहुत बार प्रॉब्लम में आ गई क्योंकि उनको यूज यूज गोल्ड कुछ गोल्ड ब्लॉक करके रखना पड़ता। मतलब अपने देश का जो पूरा गोल्ड है वो सर आप यूज नहीं कर सकते, आपके देश के लोग यूज नहीं कर सकते। सर ये क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि सरकार ने बोला ये सारा गोल्ड तो अंदर तिजोरी में पड़ा रहेगा, और ये अगर गोल्ड कम हो गया तो अपनी करेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम। मैंने बोला हाँ यार सर ये बात तो सही है। तो बेटा क्या हुआ, इस प्रॉब्लम के चलते सारे देशों में एक बार ब्रिटेन वुड नाम का शहर, ब्रिटेन वुड नाम का शहर है जर्मनी में, वहां पे एक कॉन्फ्रेंस हुई। तो उस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, उस कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े देश है, बहुत सारे देश है। तो ब्रिटेन वुड नाम का शहर है, और ब्रिटेन वुड नाम के शहर में कॉन्फ्रेंस हुई कि यार ये गोल्ड का सिस्टम हटाया जाए। यार इतना सारा गोल्ड हमारा ब्लॉक पड़ जाता है। तो ब्रिटेन वुड नाम के शहर में सब लोग ऐसे राउंड टेबल में बैठे, इंडिया, चाइना, यूएस, सब लोग बैठे। तो सर एक कॉन्फ्रेंस हुई। तो वहां पे यूएस ने बोला मेरे पास एक सुझाव है, क्योंकि अभी तो क्या है कि यूएस तो चाइना थोड़े बहुत इक्वल पहुंच गए, लेकिन उस समय तो क्या था, यूएस सबका बाप था। इवन अगर आज से 5 साल 10 साल पहले तक देख लो, तो यूएस से ऊपर तो कोई नेशन था ही नहीं। तो सर यूएस ने बोला मेरे पास एक सुझाव है। तो सबने बोला क्या सुझाव है? बोले ऐसा करता हूं कि मैं मेरी करेंसी को, मैं मेरे डॉलर को फिक्स करता हूं गोल्ड से। मैं मेरे डॉलर को रखता हूं, फिक्स करता हूं किससे? गोल्ड से। मतलब मैं उतने ही डॉलर का रेट रखूंगा जितना मेरे पास गोल्ड का रिजर्व है। तो बोला ठीक है, आप इसको डॉलर से क्या कर लो, फिक्स कर लो।
और फिक्स को ही वर्ड को बोलते हैं इकोनॉमिक्स में पैक्ड, PEGGED। पैक्ड को वो पीने वाला दारू वाला पैक मत समझना, ये वाला पैक है। कौन सा वाला पैक है? फिक्स वाला वर्ड, है ना। तो उसने बोला मैं अपने डॉलर को फिक्स कर लेता हूँ गोल्ड से, और गोल्ड के सारे रिजर्व भी मैं ही मेंटेन करता हूँ, मैं तो यूएस हूँ, मैं सबका बाप हूँ। तो बोले ठीक है, आप सारे गोल्ड के रिजर्व मेंटेन करो, और तुम सब वर्ल्ड की सारी करेंसी, चाहे वो रुपीस हो, चाहे वो येन हो, चाहे वो यूरो हो, चाहे वो कुछ और हो, मतलब चाहे वो रुपीस हो, येन हो, यूरो हो, डैरम हो, चाहे सिंगापुर डॉलर हो, चाइनीज डॉलर हो, जितनी भी चीजें, तुम सब फिक्स किससे हो जाओ? डॉलर से। तो इसका मतलब सारी कंट्रियां फिक्स किससे रहो? डॉलर से। और डॉलर फिक्स किससे रहेगा? गोल्ड से। सर क्या इस मेथड में भी अल्टीमेटली गोल्ड ही इंपॉर्टेंट था? हाँ बेटा, इसमें भी अल्टीमेटली आपका था तो गोल्ड ही इंपॉर्टेंट, बट हर कंट्री को गोल्ड का बहुत सारा रिजर्व रखने के लिए हट गए, और अब थोड़ा थोड़ा, जैसे अभी तो अपन कितना रखते हैं? सिर्फ 150 करोड़ का गोल्ड रखते हैं। तो सर ये गोल्ड का सफिशिएंट है क्या? अरे कहाँ से सफिशिएंट है? अब कल देखो मोदी जी ने बोला 20 लाख करोड़ का तो वो पैसा बांट देंगे। इसका मतलब क्या इतना गोल्ड है क्या अपने पास? नहीं। तो अपने को इतना गोल्ड क्यों नहीं रखना पड़ रहा है? क्योंकि अपने बिहाफ पे, पूरे वर्ल्ड के बिहाफ पे उतना गोल्ड अमेरिका ने अपने पास रख के रखा है। तो सारी करेंसीज किससे फिक्स्ड हो गई? डॉलर से। ठीक है सर, अच्छी लग रही है आपकी कहानी। इस कहानी में आगे क्या होगा? इस कहानी में आगे होगा कि इसी को बोला जाता है बेटा एडजस्टेबल एडजस्टेबल ब्रिटन वुड एडजस्टेबल ब्रिटन वुड पैग एक्सचेंज रेट सिस्टम। एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो सब पहले कौन सा रेट था? सब पहले वर्ड था गोल्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। सबसे पहले क्या था? गोल्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। जब गोल्ड की प्रॉब्लम आई तो इन्होंने एडजस्टेबल पैक सिस्टम चालू कर दिया। एडजस्टेबल पैक सिस्टम चालू हो गया। लेकिन बेटा इस ये दोनों मेथड में क्या रहता है? एक अच्छी बात थी, इन दोनों मेथड को ही बोला जाता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। इन दोनों ही मेथड को बोला जाता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, क्योंकि इसमें गोल्ड का एक बार $1 इज इक्वल टू तय हो गया कि $1 इज इक्वल टू 60 रुपए, तो ये रोज रोज थोड़ा ना चेंज हो गया। $1 इज इक्वल टू 60 रुपए सेट हो गए, मतलब 1 साल, 2 साल, 6 महीने, कम से कम 1 साल के लिए सेट हो गया। मतलब साल भर $1 इज इक्वल टू 60 रुपए ही रहेगा। रोज रोज डॉलर और रुपए का रेट चेंज नहीं होगा। $1 इज इक्वल टू 2 यूरो सेट हो गया, तो 2 यूरो सेट हो गया। रोज रोज चेंज नहीं होगा, हर टाइम चेंज नहीं होगा। तो इससे क्या होता था? इसको बोलते थे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। इसको क्या बोलते थे बेटा? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। और इसी के साथ बेटा इसके कुछ अच्छे मेरिट्स भी थे। तो सर क्या मेरिट थे? तो क्योंकि डॉलर का रेट फिक्स रहा करता था, डॉलर का रेट फिक्स रहा करता था, तो इंटरनेशनल ट्रेड करना बड़ा इजी था। कोई रिस्क नहीं थी। ठीक है, $1 इज इक्वल टू 60 है, ये मुझे भी पता है, ये अमेरिका वाले को भी पता है, ये रोज रोज चेंज नहीं होगा। ठीक है सर, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी बनाना बड़ा इजी था। मतलब सरकार ने एक बार अगर कोई पेट्रोल के दाम सेट कर दिए या कोई और चीज के दाम सेट कर दिए, वो दाम सेट रहते थे, रीजन भी कि $1 इज इक्वल टू 60 है, तो रोज रोज डॉलर का रेट चेंज नहीं होगा, तो रोज रोज पेट्रोल का रेट चेंज होगा, वो भी फिक्स ही रहेगा। तो जो भी मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज होती थी ना, वो बहुत इजी होती थी, इजी टू फॉर्म होती थी। सर बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल, बायलैटरल और मल्टीलैटरल, आई रिपीट, एंड मल्टीलैटरल बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स, बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स इजी हुआ करते थे। सब बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट इजी रहा करते थे। मतलब इसका लॉजिकल है कि अगर इंडिया और चाइना के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इंडिया और रशिया के बीच में कोई भी ट्रेड एग्रीमेंट होते थे, याद करो, तो पहले उसको ट्रिप्स भी बोलते थे। ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन नेशंस, पॉलिसीज इसको बोलते हैं ट्रिप्स में से। तो जो भी ट्रेड एग्रीमेंट हुआ करते थे, जो भी ट्रेड एग्रीमेंट हुआ करते थे, वो सब बहुत इजीली हुआ करते थे, क्योंकि इंटरनेशनल करेंसी बेटा फिक्स रहा करती थी। तो क्योंकि इंटरनेशनल करेंसी फिक्स रहा करती थी, तो रोज वो चीजें चेंज नहीं होती थी, तो ये जो एग्रीमेंट है लंबे भी चल पाते थे और ढंग से फॉलो भी हो पाते थे। ठीक है सर, आपकी बात ये भी मान ली। तो सर इंटरनेशनल ट्रेड इजी था, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी थी, और आपकी इकोनॉमी स्टेबल रहा करती थी। तो स्टेबल इकोनॉमी मतलब रोज ऐसा नहीं कि आज इकोनॉमी ऐसी हो रही है, कल इकोनॉमी वैसी हो रही है, आज पेट्रोल सस्ता हो गया, कल पेट्रोल महंगा हो गया, अभी ये इतने रुपए का मिलेगा, वो उतने रुपए का मिलेगा, ऐसा काम नहीं हुआ करता था। तो बेटा ये जो पूरा था, ये था फिक्शन से कि मेरे पास 100 करोड़ का गोल्ड है, 100 करोड़ का गोल्ड पड़ा है मेरे पास, या 100 टन गोल्ड पड़ा, 100
टन गोल्ड पड़ा है और 100 टन में से 100 टन की गोल्ड पे मैंने कितने नोट छापे? सब मतलब 100 टन की गोल्ड पे मैंने 1,00,000 करोड़ नोट छाप दिए। 100 टन की गोल्ड में मैंने कितने नोट छाप दिए? 1,00,000 करोड़। तो अगर बच्चे पूछेंगे तो सर आपके 1 टन ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू कितना हुआ? मेरा 1 टन ऑफ गोल्ड की जगह मैंने कितना छाप दिया? 10,000 करोड़। और डिवाइड करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि 1 टन ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू 1,00,000 करोड़। 1 टन गोल्ड मेरे यहाँ का कितना हो गया? 1 टन गोल्ड मेरे यहाँ का हो गया 1,000 करोड़, क्योंकि मैंने 100 टन गोल्ड पे, क्योंकि मैंने 100 टन गोल्ड पे, बहुत मजा आएगा आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ, ये कोर्स का पार्ट नहीं है, फिर भी 100 टन गोल्ड पे मैंने 100 टन गोल्ड पे 1,00,000 करोड़ नोट छाप दी। तो सर 1 टन गोल्ड पे कितने? 1,000 करोड़। और अमेरिका ने क्या करा? अमेरिका ने 100 टन गोल्ड पे 100 टन गोल्ड पे उन्होंने सिर्फ 1,000 के डॉलर ही छापे, 1,000 करोड़ के डॉलर ही छापे। अगर उन्होंने 1,000 करोड़ के डॉलर ही छापे ना बेटा तो बड़ा मजा आ जाएगा। अगर उन्होंने 1,000 करोड़ के डॉलर ही छापे तो उनका 1 टन गोल्ड इज इक्वल टू कितना हो गया? सर उनका 1 टन गोल्ड इज इक्वल टू हो गया 10 करोड़, और आपका कितना है? 1,000 करोड़। तो अगर आप इससे मैच करोगे तो अपन बोल सकते हैं क्या 1 टन गोल्ड इज इक्वल टू 1 टन गोल्ड? तो टन गोल्ड इज इक्वल टू टन गोल्ड। मेरे 1 टन गोल्ड में कितने रुपए छपे? सर आपका 1 टन गोल्ड इज इक्वल टू 1,000 करोड़, और अमेरिका का 1 टन गोल्ड इज इक्वल टू 10 करोड़, 10 करोड़ डॉलर, 10 करोड़ के डॉलर। तो इसका मतलब करोड़ से करोड़ कैंसिल, एक से कैंसिल, $1 इज इक्वल टू 100। सर तुम ऐसे नोट छाप दोगे ना तो तुम्हारी करेंसी की वैल्यू गिर जाएगी। आया समझ में कैसे गेम खेलना? हाँ बेटा, समझ में आया क्या यहाँ तक बेटा? ठीक है सर। हाँ भाई। हाँ, ये इंटरनेशनल एक्सचेंज रेट कैसे होता है? अगर $1 इज इक्वल टू मान ले 50 रुपए, और $1 इज इक्वल टू 10 येन भी है, और $1 इज इक्वल टू 2 यूरो है, और $1 इज इक्वल टू 4 दरम। 4 क्या है? दरम। दरम करेंसी होती है वहां की, कहाँ की? दुबई की। तो 4 दरम है। तो सर ये करेंसीज आपस में एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड करें? तो बेटा ये करेंसीज आपस में एक्सचेंज रेट से करती थी, बोलती थी डॉलर इज इक्वल टू डॉलर, फिर बोलती थी डॉलर इज इक्वल टू डॉलर, फिर बोलती थी डॉलर इज इक्वल टू डॉलर। तो ये व्हाट डू मीन बाय डॉलर इज इक्वल टू डॉलर? तो डॉलर इज इक्वल टू डॉलर का मीनिंग हुआ करता था कि अगर $1 इज इक्वल टू 50 रुपए है और वही डॉलर इज इक्वल टू 10 येन भी है, तो इसका मतलब 1 येन इज इक्वल टू 10 रुपए। ये किसका हो गया? जापान और इंडिया का एक्सचेंज रेट हो गया। लेकिन जापान और इंडिया को अगर अपना एक्सचेंज रेट सेट करना था, जापान और इंडिया को अगर अपना एक्सचेंज रेट सेट करना था तो उन्होंने हेल्प किसके लिए? हेल्प किसके लिए? डॉलर की। सर अगर अपने को और यूरोप को, तो मैं बोलूं $1 इज इक्वल टू 50 रुपए, हाँ सर, और $1 इज इक्वल टू 2 यूरोज है, तो बेटा 1 यूरो इज इक्वल टू कितना हो गया? 1 यूरो इज इक्वल टू हो गया बेटा 25 रुपए। 1 यूरो इज इक्वल टू कितना हो गया? 25 रुपए। सर क्या बात है सर। ऐसे ही अगर अपने को दरम को करना हो तो डॉलर इज इक्वल टू डॉलर, तो अगर मैं बोलूं $1 इज इक्वल टू 50 रुपए है और यहाँ पे 4 दरम है, तो बेटा एक दरम इज इक्वल टू, एक दरम इज इक्वल टू 12.5, एक दरम इज इक्वल टू 12.5 रुपए। तो वर्ल्ड में किसी भी कंट्री को अगर अपना एक्सचेंज रेट करना है तो बाली में, इंडोनेशिया में, एक यहाँ का 1 रुपये इज इक्वल टू वहां पे 200 रुपया। तो सर इसका मतलब अगर आप वहां पे चाय पी रहे हो तो चाय का बिल आएगा 10,000 रुपया। 10,000 रुपया मतलब 10,000 को डिवाइड कर 200 से, तो मालूम पड़ेगा कि वो आया 50 रुपये। आया समझ में? तो अब अगर आप इंडोनेशिया जाते हो, बाली जाते हो, तो वहां पे बताओ क्या बोलते हैं? आप हमको रुपया मत दो, रुपया तो क्या बहुत ही वो हो गया, समझो वो रुपए से भी 200 गुना नीचे। तो बोलते हैं अगर आपको हमसे कुछ लेना हो तो भले आप हमको बाली की करेंसी दो, या मोर प्रेफरेबल आप हमको यूएसडी दे दो। अगर आप हमको डॉलर दे रहे हो तो हमको चल जाएंगे। बोलो नया क्या आया? जो फिक्स था, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम था, वो एप्लीकेबल था पुराने जमाने। पुराने जमाने में मतलब आप अगर बोलो तो ये 1980s तक या ज्यादा 1990s तक मैक्सिमम थोड़ा सा फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम हुआ करता था। कौन सा सिस्टम रहा करता था बेटा? फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। सर नया क्या आ गया? बेटा नया आया फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। सर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम जिसमें आज तू मैं अपन सब रह रहे हैं। सर मतलब अपन कौन सा फिक्स अपने टाइम पे है ही नहीं क्या? मान ले फिक्स है ही नहीं अपने टाइम पे। सर क्यों? क्योंकि मुझे खुद ही बता, क्या डॉलर इज इक्वल टू रुपया, $1 इज इक्वल टू 60 रुपए या 70 रुपए कोई फिक्स रहता है क्या? अरे नहीं सर, ये तो हर दिन चेंज होता है, हर दिन
हर मिनट चेंज होता है ये हर दिन चेंज नहीं होता, ये हर मिनट चेंज होता है, हर मिनट भी नहीं, हर सेकंड चेंज होता है। और सर ये जो मार्केट है ना, ये 24/7 चलता रहता है, मतलब रात को भी आप चाहो डॉलर खरीद सकते हो, ऐसा नहीं कि रात को उठ के, क्योंकि जहां तेरे यहाँ पे रात है अमेरिका में सुबह है उस टाइम। तो सर सिस्टम क्या बताना चाहते हो आप? तो मैं सिस्टम ये बता रहा हूँ, ये होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, जहां पे एक्सचेंज रेट बिटवीन डॉलर चाहे रुपया इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड सप्लाई, जो आप और मैं कल पढ़ चुके हैं। exchange rate between two countries is determined by the demand and supply of that particular currency, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ दैट पर्टिकुलर करेंसी। तो सर इसका मतलब आप समझाओ भी तो सही। इसका मतलब सर क्या आज की तारीख में जो अपनी करेंसी है, इनडायरेक्टली क्या वो भी कमोडिटी बन गई है क्या? बड़ा मजेदार चीज समझ रहे हो? सर क्या करेंसी भी कमोडिटी बन गई है? हाँ बेटा, करेंसी भी क्या बन चुकी है? कमोडिटी। सर इसका मतलब क्या करेंसी कमोडिटी बन गई? तो करेंसी कमोडिटी बन गई इसका मतलब क्या? जैसे तू बॉटल लेके आया ना, पानी पीने की बॉटल, जैसे तू मोबाइल खरीदता है ना, जैसे तू पेन खरीदता है ना, वैसे ही तू डॉलर खरीदता बेचता है। मतलब लोग आजकल जैसा मोबाइल है, जैसा पेन है, जैसा लैपटॉप है, जैसा ये है, कैसा वैसे ही डॉलर है। हाँ, लोग बेटा इसको भी एज अ कमोडिटी खरीदते हैं। और सर कमोडिटी की प्राइस कैसे डिटरमाइन होती है? क्लास 11 में पढ़ा था कि किसी भी कमोडिटी की प्राइस डिपेंड्स ऑन द ट्विन फोर्सेस ऑफ मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई। तो सर क्या आज डॉलर, रुपया, dirham, येन, यूरो, क्या ये सब करेंसी बच गए हैं कि ये भी कमोडिटी हो गया? अरे सर ये भी कमोडिटी हो गया, लोग खरीद रहे बेच रहे, खरीद रहे बेच रहे, धंधा बना के रखा है इसका। सर क्यों बना के रखा है? क्योंकि इसने बहुत नए बहुत बड़े बिजनेस को हेल्प करी है, वो है स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग। स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग जो इसने शुरू करी है, और इसी को बोलते हैं, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम का। सर एडवांटेज है कि डिसएडवांटेज है? बेटा इसने नए नए बिजनेस वेंचर को, न्यू वेंचर खोला है लोगों के इन्वेस्ट करने का, लोगों के पैसा कमाने का। सर कैसे पैसा कमाते हैं मैं आपको बता दूं। मेरे घर के पास में एक अंकल रहते थे, मैं छोटा था, वो दिन भर घर पे बैठे रहते थे। सर दिन भर घर पे बैठे रहते थे, अपनी बेटी को स्टॉप पे लेने जाते हैं, स्टॉप पे छोड़ने जाते हैं। मैं बोलता हूँ यार मेरे पापा दिन भर दुकान पे जाते रहते हैं और ये अंकल दिन भर घर पे बैठे रहते हैं, और कार भी उनके अच्छी होंडा सिटी कार थी। मतलब करते क्या है यार, हमको हमारे पास शाम को क्रिकेट खेलने आते थे। तो एक बार क्या हुआ, 1 डेढ़ साल बाद जब मैं थोड़ा सा बड़ा भी हुआ था, खेलते थे, मैंने अंकल आप बिजनेस करते हो कि घर पे बैठे रहते हो? तो उन्होंने बोला मैंने फॉरेन एक्सचेंज में डील करता हूँ। तो मेरे को उस समय समझ में नहीं आया कि अंकल क्या करते हैं। तो अंकल फॉरेन एक्सचेंज में पैसे कमा जाते हैं। अंकल ने बोला बेटा मैं एक दिन में 15-20 हजार ऐसे ही कमाया था। मतलब एक दिन के 15-20 हजार मतलब महीने के 6 लाख रुपए और साल के 70 लाख रुपए। तो अंकल कैसे कमाते थे? अंकल ये बस डॉलर खरीदते थे, डॉलर बेचते थे, डॉलर खरीदते, डॉलर बेचते। इस समय पता है कि डॉलर सस्ता होने वाला है, या 2 दिन 10 मिनट के लिए डॉलर की वैल्यू गिर गई, 10 मिनट में डॉलर खरीद लिए, बाद में दिन को किसी को डॉलर को बेच दिए। तो क्या सर इसने बहुत बड़े बिजनेस को आयाम दिया? हाँ बेटा इसने बहुत बड़े बिजनेस को आयाम दिया। सर इसने क्या करा, कहते हैं एक इंपॉर्टेंट करा कि मूवमेंट ऑफ कैपिटल करा, मूवमेंट ऑफ कैपिटल करा दी। क्योंकि क्या था बेटा, पहले बहुत सारा पैसा गोल्ड के फॉर्म में रखना पड़ता था। तो सर क्या अब गोल्ड के फॉर्म में रखना पड़ता है? अब गोल्ड के फॉर्म में मिनिमम रिजर्व रखने पड़ते हैं। बहुत सारा पैसा गोल्ड के फॉर्म में रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गोल्ड के हिसाब से आपका एक्सचेंज रेट डिसाइड होगा। लेकिन मेन जो एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है, वो किसके बेसिस पे डिसाइड होता है सर? एक्सचेंज रेट ट्विन फोर्सेस ऑफ मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई, इसके हिसाब से आपका एक्सचेंज रेट डिसाइड। सर व्हाट नेक्स्ट, इसके अलावा क्या? सर इसने आपको कर दिया, क्या कर दिया आपको? इसने आपको मूवमेंट ऑफ कैपिटल कर दिया। इसने नो रिजर्व्स ऑफ गोल्ड या नो हिडन कैपिटल, हिडन कैपिटल मतलब ऐसा नहीं कि कोई चीज छुपा के रखो, सब मार्केट ओपन कर दिया, सब मार्केट क्या कर दिया इसने? ओपन कर दिया। तो सर ये क्या है? ये है एडवांटेजेस किसके? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के। तो सर ठीक है, इसके एडवांटेजेस तो ठीक है, लेकिन जब से ये आया क्या इसके डिसएडवांटेज आ रहे हैं? बहुत यार, बहुत डिसएडवांटेज। सर क्यों डिसएडवांटेजेस हैं? क्योंकि अब सारी जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज है, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज का फॉर्म करना डिफिकल्ट हो जाता है। सर क्यों डिफिकल्ट होता है? क्योंकि तेरे पास रोज की रोज पेट्रोल के रेट चेंज होते हैं, रोड की चीजों के रेट चेंज होते हैं। तो सोचता है चाइना में ये चीज इतने की आएगी, लेकिन डॉलर महंगा हो गया, अब ये चीज महंगी हो गई। पहले तुम सोच रहे थे आईफोन मंगाए दुबई से तो इतने में आएगा, अब उसका रेट कल अलग था आज अलग था, उसमें देखो चेंज आ गया। तो सर क्या ऐसे जो करोड़ों रुपए की चीजें अपन इंपोर्ट करते हैं या अपन एक्सपोर्ट करते हैं, अगर उसमें डॉलर का रेट चेंज हो जाए, dirham का रेट रोज की रोज मिनट की मिनट चेंज हो जाए, अगर ऐसा चेंज हो जाए तो क्या इससे बहुत फर्क पड़ जाता है? हाँ यार बेटा, इससे बहुत
मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज बिकम्स डिफिकल्ट। ठीक है सर, आपकी बात मानी। सर इससे क्या हुआ, बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल, बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स, अगेन मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स बिकम, इसका मतलब क्या, कोई भी करेंसी आपस में, कंट्रीज आपस में कोई एक जो संबंध होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं, ये कंप्लीट नहीं कर पाती। सर क्यों नहीं कर पाती, क्योंकि कोई भी संबंध करें तो डॉलर का रेट चेंज हो जाएगा, इसका रेट चेंज हो जाएगा, तो ये सब प्रॉब्लम आ गई। सर तीसरा कितना है, इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड बिकम्स रिस्क, इंटरनेशनल ट्रेड बिकम्स रिस्कियर। सर क्या बात कर रहे हो, हाँ यार बेटा। तो सर अभी आज जो अपन ने स्टार्ट किया उसमें बेटा अपन ने क्या क्या पढ़ा, अगर तू समझेगा ध्यान से। सर सबसे पहले आपने हमको समझाने की कोशिश करी गोल्ड एक्सचेंज सिस्टम, हाँ सर गोल्ड एक्सचेंज सिस्टम। सेकंड आपने क्या पढ़ाया सर, एडजस्टेबल पैग एक्सचेंज सिस्टम। जब यूएस आ गया था, यूएस ने बोला था मैं मेरे डॉलर को फिक्स करता हूँ गोल्ड से, और आप मेरे डॉलर से बाकी अलग अलग करेंसी फिक्स कर लो। ठीक है सर, ये समझा दिया आपने। सर इसके बाद आपने क्या समझाया, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम, मतलब इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जो अपन कल पढ़ रहे थे कि डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ये पूरा उस पे बेस्ड है, पूरा की पूरा डिमांड और सप्लाई पे बेस्ड चलता है। ठीक है सर। सर आपने उसके मेरिट्स बताए, इसके मेरिट्स बताए, इसके डीमेरिट्स। अच्छा जो इसके मेरिट्स है ना, वो भी उसके डीमेरिट्स है, क्योंकि देखना जो उसके मेरिट्स है वो इसके डीमेरिट्स है। वहां पे अपन ने क्या लिखा, मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी क्या थी, स्टेबल, यहाँ पे क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी अनस्टेबल। उधर क्या लिखा था, बायलैटरल मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट आर पॉसिबल, यहाँ पे क्या लिखा, बायलैटरल मल्टीलैटरल एग्रीमेंट आर नॉट पॉसिबल। उधर क्या लिखा था कि इंटरनेशनल ट्रेड वाज इजियर। आज क्या इंटरनेशनल ट्रेड भी रिस्कियर हो चुका है? द आंसर इज यस बेटा, इंटरनेशनल ट्रेड आज की तारीख में रिस्कियर क्यों है, क्योंकि अगर मैंने आज कोई माल मंगाया ये मान के कि $1 इज इक्वल टू 70 रुपए रहेगा, और मैंने 10 लाख डॉलर का माल मंगा लिया, और अगर डॉलर डॉलर 70 की जगह 71 भी हो गया ना बेटा, 71, तो मेरे को 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। क्या है, अच्छा ये लॉस हो जाएगा? हाँ बेटा ये लॉस हो सकता है। इसी कारण आज का जो मार्केट है वो काफी डायनामिक है, भले काफी लाइवली है, बिजनेस का मौका देता है, लेकिन कहीं कहीं अटक भी जाता है। ठीक है क्या बेटे यहाँ पर?